गुड मॉर्निंग गाइस। दिस इज शिवम पांडे। आज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए जीएस 1 एंड जीएस 3 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रीलिम्स में भी इम्पॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि 2020 में एक सुपर साइक्लोन अम्फान इंटेंसिफाई हो गया था कैटेगरी 1 से कैटेगरी 5 तक सिर्फ 18 घंटे में। तो ये इंटेंसिफिकेशन का क्या कारण था और ऐसे इंटेंसिफिकेशन या डिस्ट्रक्टिव सिस्टम्स क्यों बनते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन तो पता होनी चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है। तो ये एक लो प्रेशर सिस्टम होता है जो कि ओशंस स्पेशली ट्रॉपिकल ओशंस में डेवलप होता है विद हाई रोटेशन विंड्स एंड हैवी रेनफॉल हैविंग अ सेंट्रल आई। और इसे अलग अलग नामों से अलग अलग ओशंस में जाना जाता है। फॉर एग्जांपल हम हरिकेन बोलते हैं अटलांटिक ईस्ट पैसिफिक में, टाइफून बोलते हैं हम वेस्ट पैसिफिक में, और साइक्लोन बोलते हैं इंडियन ओशन और ऑस्ट्रेलिया के आसपास जो एरिया है, और विली विली बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ इक्वेटर के आसपास, इक्वेटर पर नहीं, इक्वेटर के आसपास जनरेट होता है, इमर्ज होता है। इक्वेटर पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स ज़ीरो होती है, तो इसीलिए ये इक्वेटर पर जनरेट नहीं होता है। कैसा पैटर्न होता है? ये एंटी क्लॉकवाइज होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और क्लॉकवाइज होता है साउदर्न हेमिस्फेयर में। इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें एक आई होती है, सेंट्रल सिस्टम होता है जो कि 10 से 50 किलोमीटर वाइड हो सकता है और डायामीटर 1000 किलोमीटर तक भी जा सकता है। तो हम कुछ इसके कंडीशंस डिस्कस कर लेते हैं कि कब जनरेट होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो सबसे पहले तो वार्म ओशन सरफेस होना चाहिए, तभी लो प्रेशर सिस्टम जनरेट होगा और जो एयर है कन्वर्ज हो पाएगी। फिर जो हमारा वार्म ओशन सरफेस वाटर है ये लो प्रेशर बनता है और वाटर कन्वर्ज होता है, और साथ में एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी जनरेट होती है क्योंकि लो प्रेशर जनरेट हुआ है। तो वहाँ जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पे अनस्टेबल एटमॉस्फेयर कंडीशंस जनरेट होती हैं। और साथ में लो वर्टिकल विंड शेयर भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हाई वर्टिकल विंड शेयर हुआ तो जो विंड कन्वर्जेंस है वो ईजिली डिसिपेट हो जाएगा और एक हमारा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा। तो स्टॉर्म और साइक्लोन को बिल्डअप होने के लिए लो वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए। और जो ट्रिगर क्या करता है इसका, वेदर डिस्टरबेंस। ट्रॉपिकल लो प्रेशर सेंटर एक ट्रिगर की तरह काम करता है, और मैंने कोरियोलिस फोर्स की बात तो बता दी कि ये 5 से 10 डिग्री जो जोन में डेवलप होता है, इक्वेटर पर नहीं होता है। इक्वेटर पर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स ज़ीरो होता है। तो ये कुछ 6 कंडीशंस पालमेन ने दिए थे, तो वो हमें पता होने चाहिए, जो कि मैंने ऊपर डिस्कस कर ही लिया है कि 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, सी सरफेस का हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, और प्री एग्जिस्टिंग डिस्टरबेंस होना चाहिए जो कि साइक्लोन को ट्रिगर करता है। कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए जो कि मिनिमम 5 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास होता है और एब्सेंट होता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लो विंड शेयर होना चाहिए, क्यों होना चाहिए वो भी हमने बात कर ली। और अपर डाइवर्जेंस होना चाहिए, जब जो कि आउटफ्लो ऑफ अपर लेवल ऑफ एयर को डिसिपेट होने में मदद करता है और इससे साइक्लोन सस्टेन कर पाता है। ऐसा कुछ साइक्लोन का स्ट्रक्चर होता है, जो अपर लेयर होती है वो ऐसा कुछ होता है और ये सेंट्रल आई होता है। तो यहाँ पे विंड डिसेंड करती है और ये जो आई वॉल है ये आई वॉल है, तो यहाँ पे विंड असेंड करती है, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठती है और यहाँ पे डिसेंड करती है। तो इस पे प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू में हम देखेंगे कि एक टेम्परेचर से क्वेश्चन आया हुआ था कि आई में टेम्परेचर ज़्यादा होता है या कम होता है, और वॉल आई वॉल पे क्वेश्चन ये आया था कि जो मैक्सिमम रेन होती है वो कहाँ पे होती है, ये आई वॉल के कारण ही मैक्सिमम रेन होती है। ओके,
तो क्या होता है, यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम जनरेट हुआ, वाटर एयर कन्वर्ज हुआ और ये ऊपर की तरफ असेंड होने लगता है, जिससे आई वॉल बनता है और काम आई होने के कारण यहाँ पे डिसेंड होता है एयर। तो स्ट्रक्चर की बात, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू है, आप देख सकते हो कि ऊपर से कैसा दिखता है। आई वॉल है, ये रेन बैंड्स होते हैं आसपास। तो आई क्या, एक काम क्लियर सेंटर है जहाँ पे सबसाइड करती है वार्म एयर, लोएस्ट प्रेशर होता है यहाँ पे। आई वॉल क्या है, यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह के क्लाउड्स बनते हैं। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जोन यही होता है, सबसे ज़्यादा बारिश भी यहीं पर होती है। और रेन बैंड्स होते हैं आसपास, स्पायरल बैंडेड क्लाउड रेन एक्सटेंडिंग अप टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द आई। आउटफ्लो, ये अपर एयर जो डाइवर्जेंस हमने देखा ऊपर के डायग्राम में, ये अपर एयर डाइवर्जेंस जो होती है, यहाँ पे आउटफ्लो डेवलप होता है और इसे इंजन ऑफ द साइक्लोन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंजन ऑफ द साइक्लोन किसको बोलते हैं। तो लाइफ साइकिल सबसे, अब तो हमें लाइफ साइकिल और डिसिपेशन भी पता होना चाहिए कि ये इसका लाइफ साइकिल कैसे डेवलप होता है। सबसे पहले तो हमने ऊपर भी देखा कि लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होगा, एयर कन्वर्ज होना स्टार्ट होगी और जो है एयर की स्पीड जो होती है वो 63 किलोमीटर के आसपास या उससे कम होती है। तो जैसे ही वो 63 किलोमीटर के आसपास पहुंचती है तो लो प्रेशर सिस्टम स्ट्रांग होने लगता है। जैसे ही 63 किलोमीटर से अबव जाएगी वहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम और इंटेंस हो गया, कन्वर्जेंस ऑफ एयर और इंटेंस हो गया। तो अब ये इसको ट्रॉपिकल स्टॉर्म फेज बोलते हैं। पहला क्या था, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस फेज, फिर ट्रॉपिकल डिप्रेशन फेज, फिर ट्रॉपिकल स्टॉर्म फेज। फिर जैसे ही इसकी स्पीड क्रॉस होती है 118 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा, ये स्वेयर साइक्लोन का फेज़ ले लेता है। तो यहाँ से या तो दो चीज़ें होंगी, या तो वो कूलर वाटर में एंटर कर जाएगा या तो लैंडफॉल हो जाएगी। अगर उसका लैंडफॉल होता है तो उसका जो एनर्जी सोर्स है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है साइक्लोन का, मॉइस्चर। मॉइस्चर से ही उसे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन मिलता है। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन क्या है कि वार्म वाटर जब कंडेंस होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, उसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन बोलते हैं। तो वही उसकी एनर्जी थी, लेकिन जब ये लैंडफॉल हो गया तो उसको एनर्जी मिलना बंद हो गया, वो डिके होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड कॉज डिसिपेशन का क्या हो सकता है कि वो कूलर वाटर में एंटर हो गया। मैंने अभी बताया कि उसे एनर्जी कहाँ से मिलती है, उसे एनर्जी मिलती है वार्म वाटर से, जहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से हीट रिलीज होती है जो उसको एनर्जी सप्लाई करता है। अगर वो कूलर वाटर में चला गया तो उसकी एनर्जी लॉस हो गई और वो थर्मल एनर्जी लॉस के कारण फिर डिके होने लगता है। तो ये दो कारण हो सकते हैं उसके डिसिपेशन के। और हमें अब क्लासिफिकेशन भी पता होनी चाहिए। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि आई जो स्टाफर सिम्पटम स्केल भी यूज़ किया जाता है यूएसए में, ठीक है, हम इंडिया में आईएमडी स्केल यूज़ करते हैं। तो आईएमडी ने कुछ कैटेगरी की दी हुई है, जैसे कि डिप्रेशन। डिप्रेशन जब वो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक है, और डीप डिप्रेशन बोलेंगे जब 52 से 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वो रोटेट कर रहा है और यहाँ पे क्लाउड पैटर्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है वो 62 टू 88 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रीच कर जाता है और आई डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। स्फेयर साइक्लोन कब बनता है, जब वो 117 किलोमीटर स्पीड रीच कर जाता है और यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप हो जाता है। वेरी स्फेयर कब बोलते हैं, जब वो 167 किलोमीटर की स्पीड रीच कर जाता है। और यहाँ पे बारिश और जो है सबसे डिस्ट्रक्टिव फेज यहाँ पे देखने को मिल सकता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रक्शन। एक्सट्रीमली स्वेयर 221 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन यहाँ भी देखने को मिलती है। सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म जब 221 किलोमीटर की स्पीड को क्रॉस कर जाता है और इसमें कैटास्ट्रोफिक डैमेज देखने को मिलता है। स्टाफर सिम्टम स्केल को पता होना चाहिए कि ये कैटेगरी 1 to 5 में डिवाइड किया जाता है और कैटेगरी 3 से ऊपर इसको मेजर हरिकेन की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नेमिंग कैसी है। नॉर्थ अटलांटिक में हरिकेन बोला जाता है और वहाँ पे जून टू नवंबर में डेवलप होता है। करीबन जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 पर ईयर होती है और
इसी तरह नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में इसको टाइफून बोला जाता है। ये मई टू नवंबर डेवलप होती है और जो फ्रीक्वेंसी है वो 26 पर ईयर होती है। नॉर्थ इंडिया में इसे साइक्लोन बोलते हैं, अक्टूबर टू दिसंबर में डेवलप होता है, अराउंड 5 पर ईयर है। साउथ वेस्ट इंडिया में भी ये नवंबर टू अप्रैल में डेवलप होती है और करीबन 10 पर ईयर 10 पर ईयर साइक्लोन फ्रीक्वेंसी है। और साउथ ईस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के अराउंड भी इसे साइक्लोन ही बोला जाता है। नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक में इसे हरिकेन बोला जाता है और ये मई टू नवंबर में डेवलप होती है, 15 पर ईयर इसकी फ्रीक्वेंसी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया में जो इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल क्यों ज़्यादा प्रोन है या वल्नरेबल है टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स? क्योंकि वहाँ पे वार्म वाटर है, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है, शैलो बेसिन है। शैलो बेसिन इसलिए क्योंकि जो हमारा बे ऑफ बंगाल है वो एक तो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और वहाँ पे जो कोस्टल एरिया है वो ज़्यादा शैलो है, तो इसलिए डेवलप होने में ईजिली वहाँ पे डेवलप हो सकता है। रिवर डेल्टा है, फ्लैट लो लाइंग महानदी गोदावरी गंगा डेल्टा, नो एलिवेशन बफर। लो विंड शेयर है, पोस्ट मानसून वहाँ पे लो विंड शेयर डेवलप होता है जो कि साइक्लोजेनेसिस यानी कि साइक्लोन को डेवलप करने में मदद करता है। तो नोटेबल साइक्लोन्स कौन से थे इंडिया में? उड़ीसा में सुपर साइक्लोन 1999 में आया था जिसमें 10,000 डेथ हुई थी। और आम्फान की तो बात हमने शुरुआत में की। फानी भी सबसे एक्सट्रीमली सीवियर था जिसमें 3 मिलियन पीपल को इवैक्यूएट किया गया था। 3 मिलियन पीपल वर इवैक्यूएटेड। आम्फान की बात तो मैंने स्टार्टिंग में ही की थी। और बिपरजॉय फ़िलहाल कुछ साल पहले की बात है, ये गुजरात कोस्ट इससे इम्पैक्ट हुआ था, ये अरेबियन सी की बात कर रहे हैं। और साइक्लोन रेमाल आया था, बांग्लादेश में इसका लैंडफॉल हुआ था। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं, नेगेटिव। हम लोगों ने नेगेटिव इम्पैक्ट ही सुना होगा, लेकिन कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। कैसे? नेगेटिव इम्पैक्ट तो सबको पता है कि लॉस ऑफ लाइफ होगा और डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिया होगा, फ्लैश फ्लड होगा, रिवराइन फ्लडिंग होगी, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होगा, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन और डिजीज़ आउटब्रेक। लेकिन कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की भी बात कर लेते हैं हम, जैसे फ्रेश वाटर रिजर्वर रिप्लेनिश हो जाते हैं, हीट वेव का साइकिल ब्रेक हो जाता है, अर्थ का जो हीट बैलेंस होता है वो ट्रॉपिक से पोल की तरफ शिफ्ट होता है, ओशन जो न्यूट्रिएंट्स है वो एनरिच होती है अपवेलिंग के थ्रू, और फिशिंग जोन्स डेवलप हो सकते हैं इससे। रिचार्ज होता है रिवर्स इन पेनिनसुलर इंडिया पोस्ट मानसून फेज में साइक्लोन्स के कारण। तो कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट और मिटिगेशन का फ्रेमवर्क है इंडिया का। क्या है? पहले इंडिया अर्ली वार्निंग सिस्टम, इंडिया जो अर्ली वार्निंग एडवाइजरी देता है 5 डे प्रायर टू द साइक्लोन, इनसैट और डॉपलर डार्ट की मदद से। इंस्टीट्यूशनल हमारा क्या है? एनडीएमए और एनडीआरएफ है फॉर डिजास्टर रिस्पांस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भी है 2019 का, जो कि हमें सैंडाई फ्रेमवर्क के साथ अलाइन करता है। और कुछ हमने स्ट्रक्चरल मेजर्स भी लिए हैं जैसे साइक्लोन शेल्टर, मैंग्रोव रिस्टोरेशन और सी वॉल कंस्ट्रक्शन, ये सब हम कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं हम, जैसे कि ये आप PYQ में पूछे गए हैं, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आगे। वाई इज बे ऑफ बंगाल मोर प्रोन देन अरेबियन सी? क्लाइमेट चेंज एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ साइक्लोन लिंकेज, रोल ऑफ एनडीएमए इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, सेंडाई फ्रेमवर्क एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स कमिटमेंट्स। फिर जो है मैंग्रोव एज बायोशील्ड्स कैसे काम कर सकता है, तो आपको ये सब यूज़ करने हैं कीवर्ड, ठीक है, IOD, ITCZ, ब्लू इकॉनमी वगैरह वगैरह। तो की टेकअवेज हमने क्या सीखा आज? हमने साइक्लोन सीखा कि 5 to 30 डिग्री लैटिट्यूड में और 26 डिग्री सेल्सियस जो है इसका कंडीशन होना चाहिए, एब्सेंट होता है इक्वेटर पे। बे ऑफ बंगाल क्यों ज़्यादा प्रोन है? फनल शेप्ड है, वाटर वार्म वाटर है, हाई वल्नरेबिलिटी है। इंडिया का DM डिजास्टर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क क्या है? IMD और NDMA NDRF प्लस उड़ीसा मॉडल। तो ये कीवर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। मैंग्रोव सेंडाई फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं और क्लाइमेट और साइक्लोन का लिंक यूज़ करना है, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम ख़त्म करते हैं आज। हनेरी तो डरन वाले नहीं, हनेरी नू समझन वाले बनो। ओके, थैंक यू सो मच, और हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे।